फूलों को है खिलना, उनसे खिले बिना रहा जाता नहीं। आपको है पढ़ना, मुझे है पढ़ाना, हमसे पढ़े बिना रहा जाता नहीं। लाख कोशिशें होंगी तुम्हें गिराने की, तुम्हें चलना है क्योंकि गिरना हमें आता नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। मैं हूं राहुल वर्मा और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक के बारे में, जो कि अपना होने वाला है अम्ल क्षार और उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। इतना इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहे हैं हम? देखो, पहली बात तो ये कि अम्ल और क्षार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। दूसरी बात, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पर इस वाले पोर्शन से, अम्ल क्षार वाले पोर्शन से एक क्वेश्चन पक्का आता है हर बार। 100% यहां से एक क्वेश्चन आएगा 100%। अब ये 100% अपन डेटॉल और लाइफबॉय उनकी तरह नहीं करेंगे, 99.99% उनकी तरह नहीं, हम डायरेक्ट बोलते हैं 100% यहां से एक सवाल पक्का आएगा। ठीक है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछा जा रहा है और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा। क्या पढ़ने वाले हैं हम इसके अंदर, आइए देखते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार जो होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हम उनकी अभिक्रियाएं कहां पर तो देखते हैं, क्या उनसे बनता है, किस प्रकार वो अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं। देखो, अभिक्रिया का मतलब ही ये होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और मिल करके कोई नया पदार्थ बना देंगे, उसी को तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर वो दो या दो से अधिक पदार्थ कौन से होंगे और मिल करके नया पदार्थ क्या बनाएंगे, इनके बारे में हमें पता करना है। सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। देखो, हम यहाँ पर अम्ल की अभिक्रिया देखेंगे पहले इन सब के साथ, फिर देखेंगे कि क्षार इन सब के साथ अभिक्रिया करता है या नहीं करता, और करता है अभिक्रिया तो क्या बनाएगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सामान यहाँ पर बनने वाला है, पदार्थ यहाँ पर बनने वाले हैं। कहाँ पे उपयोग होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अम्लों की अभिक्रियाएं। अम्लों की अभिक्रिया करवाएंगे हम धातुओं से, फिर धातु कार्बोनेट से, फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, और फिर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी अभिक्रिया भी करवाएंगे। सेम टू सेम काम इस क्षार के साथ में भी करेंगे। कैसे करेंगे देखना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये जो अम्ल हैं इनकी अभिक्रियाएं धातुओं के साथ, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, याद भी रह जाएगी आपको कि जितने भी अम्ल होते हैं वो सारे के सारे अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करेंगे डायरेक्ट, और एक गैस जिसको हम हाइड्रोजन गैस बोलते हैं वो रिलीज करेंगे, मुक्त करेंगे। साथ में एक लवण भी बनाएंगे। वो लवण डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि आपने कौन सा तो अम्ल लिया है और कौन सा धातु लिया है। उदाहरण से बहुत अच्छे समझ में आएगा अपने, बहुत ही शानदार तरीके से। इस डायग्राम के ऊपर भी आऊंगा, एकदम से प्रैक्टिकली समझाएंगे हम, रटना किसी चीज को नहीं है, प्रैक्टिकली समझेंगे। अम्ल, कोई भी अम्ल ले लो, जैसे कि अम्ल पीछे मैं थोड़ा बताया आपको कि कई सारे अम्ल होते हैं अपने पास में, उनमें से कोई से बिठा लो। HCl अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो, अपने पास HCl अम्ल तैयारी पड़ा रहता है, इसलिए हम HCl अम्ल ले लेते हैं। साथ में कोई धातु लेनी है, धातु आपको जो मिले वो ले लो, चाहे लोहा मतलब फेरस ले लो, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, आपकी मर्जी। जिंक ले लेते हैं, चलो जिंक ले लेते हैं, चलो जिंक। देखो, अब मैंने आपको क्या बताया, एक हाइड्रोजन गैस जो है वो तो पक्का बनेगी और मुक्त हो जाएगी और ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। मतलब अगर ये जो पदार्थ है अपना जिसके अंदर अभिक्रिया करवाया, अगर वो खुला है तो उसमें से निकल जाएगी गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन गई। अब मैंने बोला कि निर्भर करेगा कौन सा अम्ल लिया है और कौन सा धातु लिया है। धातु अगर जिंक लिया है तो लवण कौन सा बनेगा, HCl अम्ल लिया है तो जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2। ये तो बन गया अपना लवण, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। अभिक्रिया किसकी करवाई हमने, अभिक्रिया HCl अम्ल की जिंक के साथ में करवाई। देखो, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे होती है अभिक्रिया। इसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। आपको कैसे पता चला, क्या सबूत है कि ये निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है, कैसे पता चला ये बात अपने को।
उसके ऊपर भी आएंगे। जब हम ये चीज पढ़ेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो वहां पर हमको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकली? तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और हाइड्रोजन H2 गैस का परीक्षण होता है, उसके बारे में थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार इधर आओ। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये एक परख नली है। क्या है ये? परख नली, टेस्ट ट्यूब। इस परख नली में मैंने क्या किया, थोड़ा सा अम्ल डाल लिया। ये कौन सा अम्ल? HCl अम्ल। और इसको कॉर्क से ढक दिया। कॉर्क रबड़ का होता है, इसके अंदर आप कोई आलपिन, कोई पाइप आराम से चुभो सकते हो, इसके अंदर डाल सकते हो आराम से। ये पाइप हमने डाल दी इसके अंदर, कॉर्क के अंदर। मैंने कॉर्क को थोड़ा सा हटाया और इसके अंदर एक जिंक का टुकड़ा डाल दिया। जिंक का टुकड़ा डाल दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, जिंक का टुकड़ा डालते ही इसके अंदर कुछ अपने को दिखाई दिया, बुदबुदाहट सी दिखाई दी अपने को। तो यहाँ पर कुछ गैस निकल रही थी, और उस गैस को निकलने के लिए कोई और जगह तो मिली नहीं, ये नलिका है और इसमें से होते हुए वो यहां पर आ जाती है। अब ये क्या है? ये तो अपनी नलिका हो गई, इसको हम कॉर्क बोलते हैं, कॉर्क। ये सफेद रंग आपको दिख रहा है, ये कॉर्क है। ये नलिका है, वात नलिका। ठीक है, ये हमने लिया है साबुन का घोल। आप बोल सकते हो कि सर हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम साबुन का ही घोल लें, केवल पानी ले लो, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। साबुन का घोल लेंगे तो ये जो गैस निकल रही है, इस गैस से बुलबुले बनेंगे। छोटे बच्चे करते हैं ना, साबुन को घोल लेते हैं, फिर उसके अंदर वो गोलाकार पाइप सी होती है, वो डाल के फूंक मारते हैं, बुलबुले बनते हैं। तो बुलबुले बनाने अपने वो डायरेक्ट सीधी बात ये है, कहने का मतलब अपना साबुन का पानी इसलिए लिया, जैसे ही यहाँ से गैस जो निकल रही थी वो इसके अंदर गई और बुलबुले बनने लग गए। और ये बुलबुले हवा में उड़ते उड़ते ऊपर की तरफ आने लग गए। मैंने क्या किया, ये जब बुलबुले जा रहे थे तब एक मोमबत्ती लेके आया, जलती हुई मोमबत्ती लेके आया मैं, और उस जलती हुई मोमबत्ती को यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा करके मैंने यहाँ पर इस तरीके से पकड़ लिया उसको, मोमबत्ती को। जलती हुई मोमबत्ती है इस तरीके से। जैसे ही ये बुलबुले इस जलती हुई मोमबत्ती के टच में आएंगे तो ये बुलबुले ध्वनि के साथ में, एकदम तीव्र ध्वनि के साथ में जलने लगेंगे, फटफट की आवाज के साथ में जलने लगेंगे। फटफट की साउंड मतलब पॉप साउंड के साथ में जलने लगेंगे। कौन सा साउंड? पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ जलने लगेंगे। अब यदि कोई गैस के बुलबुले, यदि किसी गैस के बुलबुले पॉप साउंड के साथ में जल रहे हैं, तो इसका मतलब उन बुलबुलों के अंदर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर कौन सी गैस है इन सब बुलबुलों के अंदर? हाइड्रोजन गैस है। ये होता है अपना हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कई बार कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करेंगे, चित्र सहित है, मतलब नामांकित चित्र सहित है, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो डायरेक्ट अपने को बताना पड़ेगा भाई, इस तरीके से हम बर्फ मिल लेते हैं, उसमें जिंक का टुकड़ा डालते हैं, कुछ गड़बड़ी होती है, बुलबुलाहट सी दिखती है अपने को, फिर गैस निकलती हुई यहाँ से जाती है और बुलबुले उठते हुए दिखते हैं। उन बुलबुलों के रास्ते में हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं, तो फटफट की ध्वनि के साथ में जलते हैं बुलबुले। अगर ऐसा होता है तो उन बुलबुलों के अंदर पक्का हाइड्रोजन गैस विद्यमान है। देखो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले एक बार इसका, कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो आइए अन्य उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अन्य उदाहरण मतलब अगर आप बोल रहे हो कि सर HCl अम्ल लिया है आपने और जिंक धातु लिया है, कोई और दूसरा अम्ल हो और कोई दूसरा ही धातु हो, तो क्या हो? कुछ नहीं होगा, यही चीज बनेगी, एक लवण बनेगा, कोई सा लवण दूसरा बन जाएगा भाई। हाइड्रोजन गैस पक्का निकलेगी इसमें। सवाल ये पूछेगा कि अम्ल और धातुओं की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन गैस। लवण तो कोई सा भी बन सकता है, लवण इस बात पे निर्भर करेगा कि आपने कौन सा अम्ल लिया है और कौन सा धातु लिया है। तो एक और उदाहरण लेके मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो एक बार इसको मिटाता हूँ मैं। देखो एक और अम्ल आपके पास जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। कोई भी धातु ले लो अब की बार, जैसे कि मैंने सोच लिया मेरे पास लोहा पड़ा है खूब, वो ले लिया मैंने, ठीक है।
इन दोनों की अभिक्रिया करवाई, वही काम करेंगे। इस परख नली में अम्ल की जगह HCl की जगह H2SO4 भर देंगे, कॉर्क को खोल के थोड़ा सा लोहे का टुकड़ा इसके अंदर डाल देंगे, बुदबुदाहट होगी, गैस निकलेगी। और गैस कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप बोलोगे कि सर लवण भी तो बनना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बनना चाहिए। कौन सा बनेगा? देखो हाइड्रोजन तो निकल गई, फेरस और सल्फेट बचा है, मतलब फेरस सल्फेट बन जाएगा, फेरस सल्फेट। ठीक है, ये जो बातें हैं कि सर Fe को पहले क्यों लिखा, सल्फेट को बाद में क्यों लिखा है, बेसिक साइंस की बातें होती हैं जिसको हम पहले कभी पढ़ चुके हैं चर्चा के अंदर। मतलब बेसिक साइंस नाम से कोई वीडियो है, उसके अंदर मिल जाएगा आपको। ये देखो, ये बन गया लवण और ये निकल गई हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से होती है अभिक्रिया। अब आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अच्छी बात है। क्या क्षार भी ऐसा करते हैं? देखो तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ एक बार। तो देखो इधर आपने बोला कि सर हमारे पास अम्ल नहीं है, हम क्षार के साथ में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और क्षार के अंदर अगर हम यही वाला चीज मतलब कोई धातु डालें तो हमें क्या मिलेगा? देखो सभी धातु क्षार से अभिक्रिया करें जरूरी नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, साथ में लवण का निर्माण भी करते हैं। कुछ उदाहरण देके बताओ सर, तब पता चले अपने को ये कुछ धातु कौन से हैं। देखो तो मैंने कोई क्षार लिया, क्षार के मामले में मेरे पास में पड़ा रहता है NaOH, पास में पड़ा रहता है एकदम, जब जरूरत होती है तो निकाल के रख लेता हूँ। इस अम्ल की जगह हम क्षार लेंगे अब की बार, NaOH क्षार लिया, एक धातु का टुकड़ा मैंने जिंक का डाल दिया, अभिक्रिया हुई, इनके बीच में बुदबुदाहट सी हुई, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गई। हाइड्रोजन गैस के निकलने के बाद में एक ऑक्सीजन बचा है और सोडियम बचा है, यहाँ पे जिंक बचा अपने पास में। तो ये जिंक ये अभिक्रिया करेगा, सोडियम पहले लिखा जाएगा, बीच में Zn और ऑक्सीजन बाद में। देखो Na2ZnO2 ये बनेगा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसका नाम आप पक्का याद रख लो, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट। ठीक है, ठीक है, सोडियम जिंकेट अपने पास में ये बन जाता है, सोडियम जिंकेट। कुछ धातु ही ऐसे होते हैं जो क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अगर आपसे पूछ ही दे कि बताओ ऐसा कोई उदाहरण ही बता दो अपने को, तो आप बता देना, क्षार ले लेना NaOH और उसके साथ में अभिक्रिया करवा देना आपने जिंक की। आपके पास में हाइड्रोजन गैस जो है वो पक्का मुक्त होगी। यहाँ पर वही प्रोसेस रहेगी इसके अंदर जैसे करके बताया है मैंने आपको। इसमें क्षार ले लेंगे, जिंक का टुकड़ा डालेंगे, गैस निकलेगी तो हाइड्रोजन होगी। पता कैसे चलेगा कि ये हाइड्रोजन ही है? मोमबत्ती ज्वाला परीक्षण, मोमबत्ती की ज्वाला के परीक्षण के द्वारा हम बता सकते हैं कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो गैस निकलेगी वो फटफट की ध्वनि के साथ में जलेगी। अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया कि चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, दोनों भी धातुओं से अगर अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। अगर अभिक्रिया करेंगे तो, कुछ धातुओं के साथ में अभिक्रिया नहीं करते तो हाइड्रोजन गैस भी मुक्त नहीं होगी। वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आगे अपने को ये पढ़ना है कि ये सर अम्ल होते हैं, ये इन धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे। आपने लिखा है यहाँ पे, तो इसको मैं रफ करूंगा, उसके बाद में बताऊंगा। पहली बात, आप मेरे को कमेंट में ये बताओ कि धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, किस किस को पता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, वरना आप इधर देख सकते हो एक बार बोर्ड पे। मैंने बोला कि धातु और कार्बोनेट, धातु मतलब कोई भी धातु हो सकता है, XYZ कोई भी धातु। मान लिया मैंने वो धातु मेटल M से रिप्रेजेंट कर दिया। उस मेटल के साथ में यदि कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, ठीक है। धातु कार्बोनेट इस तरीके से एक यौगिक बनता है, धातु के साथ में अगर कार्बोनेट जुड़ जाता है तो वो धातु कार्बोनेट कहलाता है। आई बात समझ में? ये धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे, फिर हम देखेंगे क्षार से भी अभिक्रिया करता है कि नहीं करता तो ठीक है, नहीं करता तो और भी ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए इसके। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं ये जो धातु कार्बोनेट है ये अम्लों से कैसे अभिक्रिया करता है। ठीक है, देखो तो आप अम्ल लेके आओगे कोई भी,
उस अम्ल के अंदर धातु कार्बोनेट डालोगे और उसके अंदर बुदबुदाहट होगी, कुछ गैस निकलेगी। अगर वो गैस उसका हम परीक्षण करें तो अपने को पता चल जाएगा कि ये गैस CO2 गैस है। देखो कैसे क्या होता है, सारी चीजें यहाँ पर देख लो आप एक बार। सबसे पहले तो बात आती है कि धातु कार्बोनेट ही क्या होते हैं। देखो धातु कार्बोनेट का मतलब होता है कोई धातु, जैसे कि अपने बुक का एग्जांपल NCERT से लेके आते हैं हम Na2CO3। सोडियम क्या हो गया धातु और उसके साथ में जुड़ गया कार्बोनेट तो हो गया धातु कार्बोनेट। ठीक है, धातु कार्बोनेट अगर अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, अम्ल मेरे पास तैयार ही पड़ा रहता है, कौन सा, HCl अम्ल। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया जब करेंगे आपस में तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पक्का मुक्त होगी, साथ में जल भी बनेगा और इसके साथ में लवण भी बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें बनेंगी। देखो इसको एक बार ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर हम साफ साफ बोल सकते हैं कि धातु कार्बोनेट, कौन, धातु कार्बोनेट अगर अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो CO2 गैस, तो CO2 गैस प्लस में जल और साथ में लवण का निर्माण वो करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें वो बनाते हैं, CO2 गैस बनाएंगे, जल बनाएंगे और लवण का निर्माण करेंगे। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो आप बोलोगे धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके CO2 गैस, जल और लवण बनाते हैं। CO2 गैस और जल पक्का बनेगी। लवण को ऐसा भी बन सकता है जैसा कि यहाँ पर बना है, यहाँ पर लवण NaCl बना है। अगर आप कोई दूसरा धातु कार्बोनेट लेते हो, दूसरा अम्ल लेते हो तो लवण भी दूसरा ही बनेगा। ठीक है, और कई सारे उदाहरण यहाँ से बन सकते हैं, कई सारे उदाहरण। लेकिन अगर मैं साफ साफ आपको ये बोल दूं कि धातु कार्बोनेट अगर क्षार से विक्रिया करे तो क्या होगा सर, अगर मैं क्षार के अंदर धातु कार्बोनेट डाल दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अभिक्रिया ही नहीं करेंगे और हम बोल सकते हैं नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब दोनों पड़े रहेंगे, मिलेंगे नहीं, अभिक्रिया नहीं करेंगे, और अभिक्रिया नहीं करेंगे तो कुछ बनेगा भी नहीं। लेकिन ये पक्का है धातु कार्बोनेट अगर अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, कभी भूलनी नहीं है ये बात। आगे बात समझ में। अब लगे हाथ में आपको ये भी बता देता हूं कि जो ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है इससे अगर अम्ल की अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा। यहाँ पर मैं आऊंगा एक बार, गैस निकल रही है उसका परीक्षण कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा एक बार। इधर देखो आप, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन मतलब कोई धातु होगा, मेटल N होगा, उसके साथ में हाइड्रोजन और उसके साथ में कार्बोनेट। ये अगर अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद में ये भी CO2 जल और लवण बनाएंगे। ये आपका जवाब होना चाहिए। सर ऐसे मजा नहीं आया, कोई उदाहरण देके बताओ तो मजा आए। उदाहरण देखो, उदाहरण अपने पास में हो जाएगा। कोई भी धातु, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु अपने पास में है सोडियम, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, कार्बोनेट का कार्बोनेट, इसके साथ में कोई अम्ल लिया, अम्ल मेरे पास तैयार ही पड़ा रहता है HCl अम्ल। अगर इनकी अभिक्रिया करवाई मैंने तो मेरे पास बन गई एक गैस जिसको हम बोलते हैं CO2 गैस, साथ में जल बन गया जिसको हम H2O बोलते हैं, और इसके साथ में एक लवण बनेगा और वो लवण बनेगा NaCl। कैसे बने ये देखो, यहाँ से CO2 गैस निकली, ये निकल गई CO2 गैस, CO2 यहाँ से निकला, एक ऑक्सीजन बचा, वो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जल बना देगा। इतना इतना काम पूरा हो गया, बचा Na और Cl, तो NaCl बन गया। आगे बात समझ में आपको। तो इस तरीके से एक ये जो चीज है ये भी आप याद रख सकते हो, मतलब रख सकते क्या, रखनी ही है आपको ये बात याद। इस तरीके से आपने दो अभिक्रियाएं पढ़ ली, धातुओं से पढ़ लिया, धातु कार्बोनेट से पढ़ लिया, और तीसरी हमने पढ़ी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। ठीक है, अब आप ये बोल सकते हो कि सर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया करवा दी, तो क्या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षार से भी अभिक्रिया कर सकते हैं क्या। हम बोलेंगे नहीं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षार से भी अभिक्रिया नहीं करते, नो रिएक्शन हो जाएगी वहां पर भी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखो कैसे, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ धातु
हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर क्षार से अभिक्रिया करता है तो हम बोलेंगे वहां पर कुछ नहीं बनेगा, नो रिएक्शन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो धातु कार्बोनेट की इनसे अभिक्रिया नहीं होती है, तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है। क्षार से अभिक्रिया नहीं करते, चाहे वो धातु कार्बोनेट हो चाहे वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन अम्ल से अभिक्रिया जरूर करेंगे। अम्ल से अभिक्रिया करके CO2 गैस, जल और लवण बनाएंगे। सेम टू सेम ये भी CO2 गैस, जल और लवण बनाएंगे। याद रह जाएगा आपको, बहुत ही इजी है, आसानी से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। इतनी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ। अब देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाली गैस CO2 गैस है, इसका पता कैसे चले? वैसे मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़ाई थी तब ये बातें बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लो कैसे करेंगे। आपके पास में ये चीज परख नली है, परख नली में अम्ल होगा, इसके अंदर आप क्या डालोगे? जैसे ही ये धातु कार्बोनेट डालोगे, मतलब Na2CO3 डालोगे या फिर NaHCO3 धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट डालोगे, तो क्या होगा? कुछ गैस निकलेगी, वो गैस यहाँ से जाएगी। अब की बार उसको साबुन के पानी में ना डाल करके हम अब की बार उसको ताजा बने चूने के पानी में डालेंगे। अब ये चूने का पानी क्या होता है? वो भी ताजा बना, क्यों? पुराना नहीं चलेगा? नहीं साहब, पुराना नहीं चलेगा, नया ही बनाना पड़ेगा आपको। ताजा बना चूने का पानी, सूत्र क्या होता है ताजा बने चूने का पानी का? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है चूने के पानी का सूत्र। ये गैस जो आ रही है इसको हम यहाँ से, अभी पता नहीं अपने को ये गैस कौन सी है, बस इस गैस को चूने के पानी में डाल देना है। जैसे चूने के पानी में डालेंगे, ताजा बना चूने का पानी होता है एकदम पारदर्शी, जैसा पानी वैसा ही है चूने का पानी। लेकिन जैसे ही CO2 गैस जाएगी तो इसका रंग हो जाएगा दूधिया रंग। कैसा रंग हो जाएगा? दूधिया, दूधिया रंग हो जाएगा इसका। और अगर कोई गैस डालने पर चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, इसका मतलब ये जो गैस आ रही है यह गैस CO2 गैस होगी। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा है तो यहाँ पे ठोक दो, मारो यहाँ पे जोर से, ताली बजाओ, लाइक करो, शेयर करो, जो करना है सो करो। अच्छा लगा तो करो, आपकी मर्जी। तो ठीक है, यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करना आ गया। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, पहाड़ की जितनी बात हो गई है। तो अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो, कुछ नोट करना चाहो तो फटाफट कर लो, फिर आगे चलते हैं। कोई ये मत पूछ लेना कि सर ये चूने का पानी का रंग दूधिया कैसे हो गया, ठंडे पड़ेंगे देख लेना, पिछले चैप्टर में बताया हुआ है। क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो चूने का पानी होता है उसके अंदर अगर हम CO2 गैस डालेंगे तो बन जाएगा अपने पास CaCO3, ये बन जाएगा। यही होता है जिसकी वजह से चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। आगे बात समझ में, ये बनता है CaCO3, साथ में H2O बनता है, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये चीज है। अगर एक चीज और मैं याद दिला देता हूँ आपको, अगर इसके अंदर अगर CO2 गैस डाला तो एक बार ये बन गया दूधिया रंग हो गया पानी। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम और CO2 गैस डाले ही जाएं तो क्या होगा? इसका रंग वापस से पारदर्शी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस समय एक पदार्थ बनेगा, वो पदार्थ क्या बनेगा? CaHCO3 की यूनिट वाइज ये बनेगा, और ये पारदर्शी पदार्थ का रंगहीन होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक है, इसलिए बनेगा ये। आगे बात समझ में, ये बड़ी अलग है, एक्स्ट्रा बातें बताई है, और ये पिछले चैप्टर के अंदर भी है, आराम से बताई थी, डिटेल से बताई थी आपको। एक ही चीज को 2 बार पढ़ लिया, अब अगर गलत करके एग्जाम के अंदर पर्सन तो फिर देख लेना। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया, जिसमें से 3 हमने पढ़ ली है। देखो, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे कौन? अम्ल करेंगे। इनसे अभिक्रिया कौन करेंगे? अम्ल करेंगे। लेकिन जो क्षार होंगे, कौन? जो क्षार होंगे वो धातु ऑक्साइड से तो अभिक्रिया नहीं करेंगे, परंतु वो अभिक्रिया करेंगे अधातु ऑक्साइड से। किससे? अधातु ऑक्साइड से। दोनों ही केस में, दोनों ही कंडीशन में क्या बनेंगे? दोनों ही कंडीशन में बनेंगे लवण और जल बनेंगे।
समझाऊंगा इसको, फॉर्मेलिटी नहीं है, एक बार लिख रहा हूँ, बाद में सारी बातें समझाऊंगा कैसे क्या होता है। धातु ऑक्साइड तो करेंगे अम्ल से अभिक्रिया और अधातु ऑक्साइड करेंगे क्षार से अभिक्रिया। अब ये धातु ऑक्साइड क्या होते हैं और अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, इनके बारे में देख लो। धातु जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तो जो यौगिक बनता है, धातु और ऑक्सीजन के संयोग से जो यौगिक बनता है उसको धातु ऑक्साइड बोलते हैं। अधातु और ऑक्सीजन के मिलने से जो यौगिक बनता है उसको हम अधातु ऑक्साइड कहते हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखो आप। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि खुद अम्ल और क्षार ये दोनों को ही आपस में अगर मिला दे तो अपने पास में लवण बनता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है, ये बात पहले बता चुका हूं मैं कि अम्ल और क्षार के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसको हम लवण कहते हैं और साथ में जल भी मुक्त होता है। ये बात मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद में नंबर 4 और नंबर 5 ये रिएक्शन बाद में पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों सर? अभी समझ में आ जाएगा आपको, चिंता क्यों करते हो। एक बार ये देखो आप, कोई भी अम्ल और क्षार, अम्ल लेके आओ जल्दी से। अम्ल तो सर अपने पास तैयारी पड़ा हुआ है, कौन सा अम्ल? HCl अम्ल तैयारी है तो ले आओ, ये रहा HCl अम्ल। एक क्षार भी ले गया सर, तैयारी पड़ा अपने पास, NaOH उठा के ले आए, दोनों को कर दिया मिक्स। एक साथ मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी, हाथ जल जाएगा, प्राथ में टूट जाएगी, कपड़े जल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, मेरी गारंटी नहीं है फिर। दोनों को अभिक्रिया करें, थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे धीरे धीरे, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। लवण कौन सा बनाए? लवण बनेगा, लवण कौन सा बनाए? लवण देख लो, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन और OH ये तो मिल करके जल बना देगी, बस गया Na और Cl तो लवण बन गया NaCl। यही तो अपने साधारण नमक का सूत्र होता है ये वाला। अब ये जो बच गया इसको बना दो, H और OH मिल करके H2O मतलब जल बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आगे बात समझ में। इसका मतलब ये होगा कि अम्ल और क्षार मिल करके लवण और जल बनाते हैं। साधारण सी बात है, सामान्य सी बात है, कोई सा अम्ल ले लो, कोई सा क्षार ले लो, दोनों को मिलाओगे तो लवण और जल ही बनेंगे। ये बात मैंने पहले क्यों पढ़ाई अभी समझ में आएगा आपको, जस्ट अभी एक बार ध्यान से देखो, पूरा दिमाग लगा दो यहाँ पे एक बार थोड़ी देर के लिए। चौथे नंबर की अभिक्रिया है ये वाली, धातु ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड का मतलब कोई भी धातु है वो और ऑक्सीजन के साथ में मिल करके ऑक्साइड बना रहा है, धातु ऑक्साइड। अम्ल से अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं, HCl अम्ल, तो क्या बनेगा? अपना ये जो बोल रहा है कि लवण और जल बनेगा। जल कैसे बनेगा फिर? जल तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बनता है, ये तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, जल बना दिया यहाँ पर। और साथ में लवण Cl और CaCl2, 2 Cl बच गए अपने पास और 1 Ca, तो CaCl2 बना दिया, लवण बन गया। अब एक बात यहां से निकल के आती है, गौर से देखो, ध्यान से देखो इस शख्स को और ध्यान से देखो इस शख्स को। इस शख्स के बारे में हम जानते हैं कि अम्ल है, इस शख्स के बारे में हम जानते हैं लवण है और ये जल है। ऐसी ही अभिक्रिया जस्ट अभी अभी पढ़ी हमने, लवण, जल और अम्ल। अगर अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तभी तो लवण और जल बनते हैं, सेम कंडीशन ही हो जाएगी। अम्ल अगर क्षार से अभिक्रिया करेगा तभी तो लवण और जल बनेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि धातु ऑक्साइड, अतः यहां से हम सीधा सीधा बोल सकते हैं धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इतनी अच्छी बात निकल के आई, इतना ज्यादा नॉलेज आपको आज मिल गया और इस छोटी सी अभिक्रिया से मिल गया। सीधी सी बात हमने बोली कि धातु ऑक्साइड क्या होंगे? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, या फिर सीधा बोले क्षारीय होते हैं। कितनी अच्छी बात निकल के आई है। नोट लगा के लिख लो, इसको स्टार लगा के लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लो, कैसे बिल्कुल वीडियो रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से भी एक बात निकल के आएगी, 5वें नंबर की जो अभिक्रिया है ना ये वाली, इसमें भी साफ साफ दिख रहा है। अब तो अंदाजा लग गया होगा कि क्षार है वो किसी के साथ मिलके लवण और जल बना रहा है, तो ये जो चीज है ये अपने पास होनी चाहिए अम्ल है। क्या होनी चाहिए? अम्ल। क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं एक बार। अधातु कार्बन है वो अधातु है, बिल्कुल है सर।
ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है सर। हाँ जी बिल्कुल बनाता है, वायुमंडल में होता है। और वायुमंडल में ही अगर इसको कोई क्षार मिल गया, क्षार मतलब कोई भी ले आओ, NaOH तैयार है अपने पास तो सर, NaOH क्या बनाएगा? H2O मतलब जल बनाएगा, साथ में लवण बनाएगा। लवण कौन सा बनाएगा? Na2CO3 बना दिया। Na2CO3 इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। पता होगा ये बात तो आपको, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा, अगर याद नहीं है तो फिर गड़बड़ है। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको पता है CO2। अब अपने पर्यावरण के अंदर जितनी भी अधातु ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारी की सारी कैसी होंगी? अम्लीय प्रकृति की होंगी। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि अम्ल जो है वही तो क्षार के साथ में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। कौन बनाते हैं? क्षार और अम्ल। ये तो क्षार है, साफ साफ पता है। ये अम्ल अब पता चला अपने को। इसी प्रकार से अधातुओं के जितने भी ऑक्साइड होंगे, चाहे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अधातु ऑक्साइड होते हैं। और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अतः यहाँ से एक और बात अपने पास निकल गई है, नोट लगा के, कि अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, या फिर सीधा बोले अम्लीय होते हैं। अम्लीय प्रकृति के होते हैं मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। आगे बात समझ में? लिख लो इसको, फटाफट नोट कर लो। कितनी बातें पढ़ ली हमने? 6 अभिक्रियाएं आज में पढ़ ली। और उसके बाद में हम अम्ल और क्षार को पानी में मिलाएंगे और देखेंगे क्या होता है, उनके जो जलीय विलयन है उसका क्या गुण होता है, क्या नेचर होता है। द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, ये हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और फिर आगे चलते हैं हम। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अम्ल और क्षारों के कुछ अन्य गुणों के बारे में, कि भी अम्ल और क्षार में क्या तो समानताएं होती हैं, क्या दोनों में अंतर होते हैं। इसके अलावा अम्ल को अगर पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, उस पानी या फिर अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तनुकरण की परिभाषा बताएंगे। देखो क्या है, देखो सबसे पहला जो गुण है अम्ल और क्षार दोनों का, देखो क्या है, अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जबकि क्षारक जो होते हैं वो जलीय विलयन के अंदर मतलब जल में घुलने पर OH- आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ये बात मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था तब बता दिया था। ये बात वहां पर मैंने आपको बताया था कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं, और H+ आयन अकेला नहीं रह सकता, उसको किसी की साथ की जरूरत पड़ती है। इसलिए H+ आयन जो पानी के अंदर है उस पानी से ही अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाता है? H3O+, ये बनाता है H3O+। 1 2 3 H हो गए और एक ऑक्सीजन। ठीक है, ये बनाता है। इसके अलावा OH- अकेला रह सकता है, फ्री मूव कर सकता है, इसलिए ये आराम से मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। चलो तो अब देखो ये आयनों में टूटते कैसे उसके बारे में देखता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई अम्ल है, HCl अम्ल है, वो HCl अम्ल जब पानी में मिलाएंगे तो H+ और जो अपना Cl- है इनके अंदर टूट जाएगा, ये बनेंगे उसके अंदर। ये तो पुनः जल के साथ में अभिक्रिया करके H3O+ बनाएगा और ये फ्री रहेगा। इसी प्रकार से मान लो आपके पास में NaOH है, क्षारी है वो, तो ये क्या करेगा? NaOH ये भी 2 भागों में टूट जाएगा। Na तो Na+ में बदल जाएगा, और जो OH है वो OH- के अंदर मुक्त रूप से घूमने लगेंगे पानी के अंदर। अब यहाँ से बात निकल के आती है कि सभी अम्लों में तो हाइड्रोजन होता है। जैसे कि आपके पास में मैं अम्लों के उदाहरण लिखता हूँ। एक तो है जैसे HCl अम्ल, एक है H2SO4 अम्ल, एक है HNO3 अम्ल, एक है CH3COOH। ये अपने पास में अम्ल है 4 प्रकार के। आप सभी में देख रहे हो कि H है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन है, इसलिए बोला कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, परंतु हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्ल नहीं होते। ये बात देखो क्या बोल रहा है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, अच्छी बात है।
परंतु हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्ल नहीं होते। हाइड्रोजन युक्त जैसे एल्कोहल है, ग्लूकोज है, उनमें भी हाइड्रोजन होता है लेकिन वो अम्ल नहीं होते। अम्लों में हाइड्रोजन होता है लेकिन जिनमें हाइड्रोजन होता है वो सभी के सभी अम्ल हो ये जरूरी नहीं है। आगे बात समझ में मेरे ख्याल से। यहाँ पर रोचक बात यह है कि वे क्षारक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें हम स्पेशल नाम क्षार देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, स्पेशल नाम। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि क्षार किसे कहते हैं और क्षारक क्या होते हैं, दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। ये आप याद रखोगे। अब ये बातें समझ में आने के बाद में ये बात भी आपको दूसरी बात जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। क्यों? देखो, पढ़ो इसको। अब ये जो आयन है, इन्हीं आयनों के कारण अम्लों एवं क्षारकों का जो जलीय विलयन है वो विद्युत धारा का अच्छा चालक होता है, फिर विद्युत का सुचालक होते हैं। वो जो पानी है जिसके अंदर अम्ल घुला हुआ है वो अच्छा चालक है, और वो जो पानी है जिसमें क्षार घुला हुआ है वो पानी भी, वो जलीय विलयन भी विद्युत का सुचालक है। विद्युत की बात करें, आगे पढ़ेंगे वैसे तो। विद्युत की बात करें, विद्युत या तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होती है या फिर आयनों के प्रवाह के कारण होती है। यहाँ पर जो विलयन है आपके पास में, उस विलयन के अंदर OH- आयन है या फिर Na+ आयन, ऐसे आयन उपस्थित हैं, इसलिए इन आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर से। ठीक है, तारों के अंदर जो अपने तार होते हैं, वायर होते हैं धातु के, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आगे बात समझ में। ये देखो क्या लिखा हुआ आगे, सभी अम्ल एवं क्षारक केवल जलीय विलयन में ही आयन मुक्त करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर पानी में डालेंगे तो ही वो आयनों में टूटेंगे, वरना कोई परख नली है उसमें अम्ल पड़ा हुआ है तो वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब सीधी सी बात यह है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँ कि आपके पास में एक परख नली थी जिसके अंदर HCl अम्ल है तो है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर पानी मिलाता हूँ, क्या मिलाता हूँ? H2O, मतलब पानी मिलाता हूँ, तो क्या होगा? ये HCl अम्ल टूट जाएगा H+ और Cl- के अंदर, इस परख नली के अंदर। अब ये आयन में टूट जाता है। कहने का मतलब सभी अम्ल एवं क्षारक केवल जलीय विलयन में ही आयन मुक्त करते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे, वरना ये पड़े रहेंगे चुपचाप अपने अपने, कोई अपना प्रभाव भी नहीं दिखाएगा। आयन मुक्त करते हैं। देखो HCl होगा वो क्या करेगा? H+ और Cl-। H2SO4 क्या होगा? H+ दो है ना, और SO4-2 के रूप में, SO4-2 के रूप में। HNO3 है अपना, HNO3, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन H+ और NO3-1, NO3-1 इस तरीके से टूटते नहीं है। CH3COO यहाँ तक तो अकेला आ जाएगा माइनस इसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे H के ऊपर आ जाएगा प्लस, इस तरीके से टूट जाएंगे। समझा रहा हूँ, इनको कमेंट में आप आराम से बता सकते हो मेरे को अगर आपको समझ में आया है तो। ठीक है, अब आगे एक और बात आती है, उसको ध्यान से देखो आप। हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें पानी मिला रहे हैं, जलीय विलयन, अम्ल में जल मिला रहे हैं, तो यहीं से परिभाषा निकल के आती है तनुकरण की। तनुकरण किसे कहते हैं? देखो तनुकरण देखो, जल में अम्लीय, यहाँ पे एक मिस्टेक है, देखो अम्लीय, अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन, कौन से आयन? या तो H3O+ आयन या फिर OH- आयन, उनकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आती है, इसे तनुकरण कहते हैं। बात समझ में नहीं आई सर? कुछ मजा नहीं आया? फिर से बताओ, फिर से बताते हैं। आपके पास में एक टब है, कितना बताएं? लगभग एक आपकी चारपाई होती है ना जिसके ऊपर आप सोते हो पैर पसार के, उतने ही आकार की एक चारपाई है मान लो। उस चारपाई की जितना हम गड्ढा खोदते नीचे और एक तालाब जैसा कुछ बनाते हैं, पानी का पोखर बनाते हैं कुछ भी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चारपाई की जितना है, उसके अंदर 5 दोस्तों को बिठा दिया मैंने, पानी डाल दिया। अब इकाई आयतन में आपको मैं आयन बोल रहा हूँ, उन आयनों की सांद्रता बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं पूरे कमरे के अंदर पानी भर दूं और उनके अंदर आप 500 आयनों को छोड़ दूं तो आप आराम से मुक्त रूप से घूम सकते हो, और इकाई आयतन में आयनों की संख्या भी कम हो जाएगी, दूर दूर चले गए ना आप, इसलिए इकाई आयतन में कम हो गए। पहले तो इकाई आयतन में 5 थे, अब इकाई आयतन में हो सकता है 1 ही हो, और पानी डालेंगे तो और इकाई आयतन में आपकी सांद्रता कम हो जाएगी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रति इकाई आयतन में
कमी आती है। किसकी कमी आती है? जब हम पानी डालते हैं तब आयनों में कमी आने लगती है, तो उसको हम तनुकरण कहते हैं। और सरल भाषा में बोलूं तो ये बोल सकते हैं कि अम्लों में, पानी में अम्ल को मिलाना, ठीक है। अम्ल और पानी का जो मिश्रण है उसको ही हम तनु अम्ल कहते हैं, फिर तनु क्षार भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। आपके पास में क्या है? एक परखनली है। अब इसके अंदर आप पहले पानी डालोगे, ठीक है। चेतावनी है आपके लिए कि कभी भी अम्ल के अंदर पानी मत मिला देना। पहले पानी लेना है, उसके ऊपर से अम्ल मिलाना है। इसको हम क्या बोल देते हैं? चेतावनी। आप समझ लोगे चेतावनी। आपके लिए चेतावनी क्या है? चेतावनी ये है कि सदैव जल में या तो अम्ल या फिर क्षार मिलाना चाहिए, क्षार मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, जल में अम्ल नहीं मिलाओगे और अम्ल में जल मिला दोगे, मतलब आपके पास क्या है? अम्ल है और उसमें जल मिलाओगे, और जैसे ही एक बूंद जल की यहाँ पे आई तो बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा मुक्त होती है। जैसे पानी मिलाते हो ऊपर से बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलती है, सीधी सी बात है। और उष्मा निकलेगी तो हो सकता है परत नली गर्म हो गए, टूट जाए और आपके कपड़ों पे गिर जाए, कपड़े जल जाए। खतरनाक होता है अम्लीय। इसलिए पहले पानी लेते हैं, उसके अंदर एक बूंद मिलाते हैं। एक बूंद से क्या होगा? कपड़े तो नहीं जलेंगे, ठीक है। तो यह बात आप समझ गए होगे। ऊपर से अम्ल मिलाना है, इतना समझ लो, या फिर ऊपर से क्षार मिलाना है। पानी पहले से रख। चेतावनी आपके लिए। इन सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ये अम्ल और क्षार इतने खतरनाक होते हैं, अम्ल और क्षार इतने खतरनाक होते हैं कि अगर इनको आप छूते हो या फिर चखते हो तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। आपके हाथ जल सकते हैं, जीभ जल सकती है, बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए चेतावनी होती है कि इनको सीधा रूप से छूना भी नहीं चाहिए, इनको चख के भी नहीं देखना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं। अच्छे बच्चे की तरह आप काम करोगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ अन्य लवणों के बारे में। चैप्टर है अपना अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल और क्षार के बारे में ज्यादातर बातें हमने पढ़ ली। अब हम कुछ लवणों के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर इतने बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट सूत्र आएंगे, फॉर्मूला आएंगे, यौगिक आएंगे जो अपने दैनिक जीवन में काम आते हैं और हमें पता ही नहीं है। उनके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।